एवरीवन, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस कुछ वीडियोस में और लेक्चर में मैंने आपसे बोला है कि हमें एनसीईआरटी में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको करना होगा सॉल्व। थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, लेकिन अभी हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चंस तो हम देख चुके हैं, अब बचे कौन से क्वेश्चंस हैं? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो भाई टारगेट मैंने आपको बता दिया है इस लेक्चर का, इस सेशन का, कि यहाँ पे हमें क्या देखना है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखना है। इससे फायदे दो होने वाले हैं। एक तो आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन के पैटर्न्स पता होंगे। और दूसरी चीज़, जो भी अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी है ना, वो हम रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। वैसे अगर रिवाइज करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, हर एक टॉपिक को जो है ना पढ़ते जाओ, कोई एंड ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी टॉपिक को उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाता है और इफेक्टिव भी होता है। साथ साथ में हमें क्वेश्चन के पैटर्न्स भी पता चलते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आज के इस लेक्चर का, इस सेशन का टारगेट हो गया है फिक्स। क्या करना है हमें? एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो भाई जब टारगेट फिक्स है तो देरी किस बात की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है एजुकेशन, इनफैक्ट क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के साथ। भाई क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। यानी कि हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले में से, जिससे हम लेंस नहीं बना सकते। अब जब हमने फ्लैशबैक में जाओ, हमने क्या पढ़ा था? जब हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था लेंस, तो मैंने उसमें आपको एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस, एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि आपके जो घरों में या ऑफिस में या मॉल्स वगैरह में जो ग्लास डोर होता है वो, और आपके चश्मों में, स्पेक्टिकल्स में जो ग्लास लगा होता है वो, क्या एक जैसा होता है? सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था कि ग्लास डोर जो आपको मॉल्स में या बिल्डिंग्स में देखने को मिलते हैं वो, और जो चश्मे में ग्लास लगा रहता है वो समान होता है क्या? एक जैसा होता है क्या? इसका आंसर क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्लास डोर अपनी जगह है और जो चश्मे में ग्लास लगा है वो अपनी जगह। ऐसा क्यों? बने तो दोनों ग्लास के ही हैं, दोनों को अगर आपने तोड़ा तो ग्लास के पीसेस ही आपको मिलने हैं। तो क्यों हम मॉल्स या बिल्डिंग्स में लगे ग्लास डोर को लेंस नहीं बोल पाते, और चश्मों में जो स्पेक्टिकल्स में जो ग्लास लगा होता है उसे हम लेंस कहते हैं? तो लेंस की मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बताई थी बच्चों कि लेंस क्या होता है? एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें एटलीस्ट एक सरफेस कैसा हो? कर्व्ड हो। अब अगर आपको याद हो वो सेशन, तो मैंने आपको बताया था, हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, हमारे पास क्या थी? एक रेक्टेंगल शेप की ग्लास की स्लैब थी, उसके अक्रॉस हमने 2 रिफ्रैक्शंस कराए थे। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये रेक्टेंगुलर स्लैब एक लेंस है? देखो लेंस क्या होता है बच्चों? लेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या? एक ऐसा मीडियम, एक ऐसी चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने थ्रू लाइट को जाने दे। ठीक है, जो अपने थ्रू लाइट को जाने देगा उसे हम कहेंगे क्या? एक लेंस। लेकिन लेंस की एक और कंडीशन होती है, क्या? कि उसका एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब थी बच्चों, ये भी क्या कर रही थी? लाइट को जाने दे रही थी, यानी कि रिफ्रैक्शन करने दे रही थी। लेकिन ये लेंस नहीं थी। क्यों लेंस नहीं थी? क्योंकि इसका कोई भी सरफेस कर्व्ड नहीं था। बिल्डिंग्स में जो ग्लास डोर लगे रहते हैं वो भी लाइट को जाने देते हैं, अपने आप से रिफ्रैक्शन करने देते हैं, लेकिन उनका कोई भी सरफेस कर्व्ड नहीं होता, इसलिए वो लेंस नहीं कहलाते। तो क्या हुआ? अगर मैंने इस ग्लास स्लैब का एक सरफेस इस तरह से कर्व कर दिया तो क्या अब ये लेंस बन गया?
बिल्कुल बन गया। कौन सी लेंस बनाई भाई? ये बना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस कर्व हो गया, जो सरफेस कर्व था वो कैसे कर्व था? बाहर की तरफ था, इसलिए उस सरफेस का नाम मैंने दिया क्या? कॉन्वेक्स। और जो दूसरा सरफेस वो कैसा है? प्लेन है, तो इसलिए मैंने इसका नामकरण कर दिया, क्या हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आई बात आपको समझ में? तो लेंस क्या है? ना सिर्फ एक ऐसा मीडियम, ना सिर्फ एक ऐसा मटेरियल जो कि रिफ्रैक्टिंग है, लाइट को अपने आप से जाने दे, बल्कि साथ साथ में उसका एटलीस्ट एक सरफेस तो कर्व होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ कर्व तो क्या होगा? वो लेंस नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सिंपल एक ग्लास स्लैब कहलाएगी। जो ग्लास डोर बिल्डिंग्स में लगे रहते हैं वो ग्लास स्लैब के समान होते हैं, और जो चश्मों में लगा होता है ग्लास, उसको जरा आप कभी छू के देखिए, उसके सरफेस पे अपनी उंगलियां घुमा के देखिए, आपको रियलाइज होगा कि वो कर्व्ड है, वो प्लेन नहीं है। आपके घर में जो आईने लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, उन पे अपना एक बार हाथ फिरा करके देखिए, और जो चश्मों के लेंसेज होते हैं, जो ग्लास होते हैं, उन पे अपना हाथ फिरा करके देखिए, डिफरेंस समझ में आएगा। तो लेंस यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि क्या है भाई? एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने थ्रू लाइट को जाने दे, रिफ्रैक्ट करने दे, और उसका एटलीस्ट एक सरफेस क्या होना चाहिए बच्चों? कर्व्ड होना चाहिए। लेंस का मतलब समझ में आ गया। अब इन चारों चीजों में से आपको मुझे बताना है कि किस चीज से हम लेंस नहीं बना सकते। एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई कर्व सरफेस होना चाहिए। अब इन चीजों में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है कि किससे लेंस बन सकता है, किससे नहीं बन सकता, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि भाई लाइट को रिफ्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मटेरियल में। मैंने जो आपको इस ग्लास स्लैब का केस बताया था, उसमें मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि मटेरियल कैसा होना चाहिए? रिफ्रैक्टिंग होना चाहिए। रिफ्रैक्टिंग होने का मतलब क्या है? लाइट को अपने आप में से जाने दे। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन यह है कि भाई सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। एटलीस्ट एक सरफेस तो कर्व्ड होना ही चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कोई मटेरियल है जिसका सरफेस कर्व्ड है, लेकिन जो अपने आप में से लाइट को जाने ही नहीं दे रहा, तो क्या वो लेंस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक सब्सटेंस को, एक मटेरियल को लेंस बनना है ना, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को उसको शो करना पड़ेगा, तब जाकर के वो लेंस बनेगा। तो यहाँ पे जो आपको मटेरियल्स दिख रहे हैं बच्चों, इनको मैं क्या करने वाली हूँ? इनको मैं कंपेयर करने वाली हूँ। कंपैरिजन किस बेस पे होगा कि इनमें से कौन सा मटेरियल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने आप से लाइट को जाने दे, यानी कि एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल की तरह काम करे। आई बात आपको समझ में? तो भाई अब आप बोलोगे कि मैम बड़ा बोरिंग हो रहा है सब कुछ, बिल्कुल मज़े नहीं आ रही है, ये क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि हम लेंस नहीं बना सकते? आपने दो कंडीशन लिख दी कि रिफ्रैक्टिंग होना चाहिए सरफेस और कर्व्ड होना चाहिए सरफेस, हमें तो बिल्कुल मज़े नहीं आ रही। तो एक काम करते हैं, अपन एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सभी चीज़ों में से मैं कराऊंगी लाइट पास, और आपको बताना पड़ेगा कि कौन से मीडियम से लाइट पास हो रही है, कौन से मीडियम से नहीं हो रही, यानी कि कौन से मीडियम से आप लेंस बना सकते हो और किससे नहीं बना सकते। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? पानी के साथ। ठीक है, जल ही जीवन है, तो इसी स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करते हैं पानी के साथ। हम ले आते हैं यहाँ पे क्या? थोड़ा सा पानी, और इस पानी से, ये मेरे पास एक बॉटल है जिसमें ऊपर का पोर्शन कैसा है भाई? प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बॉटल है, ऑफकोर्स सी बात है, और इस लेवल तक भरा हुआ है पानी। अब मैं क्या करती हूँ, इस टॉर्च से लाइट में इसके ऊपर स्ट्राइक करके देखती हूँ कि क्या पानी के बाहर, यानी कि अगर मैं इस सरफेस से लाइट फेंक रही हूँ तो क्या दूसरे तरफ से लाइट बाहर निकल रही है? चलिए करके देखते हैं। ये ज़रा देखो, इस तरफ से मैंने लाइट को क्या किया है? फेंका है पानी के अंदर से, तो क्या दूसरी तरफ से लाइट आ रही है? आपको दिख रहा है? बिल्कुल लाइट आ रही है ना? यानी कि पानी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरह काम कर सकता है, यानी कि एक लेंस बन सकता है पानी से। क्यों? क्योंकि देखो पानी के अक्रॉस लाइट पास हो रही है, पानी लाइट को पास होने दे रहा है, यानी कि ये एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ग्लास है। ग्लास के बाद एक और चीज है क्या? प्लास्टिक। तो भाई पानी से तो हमने करके देख लिया, अब एक काम करते हैं, प्लास्टिक से भी पास करके देखते हैं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन था इसमें पानी नहीं था, सिंपल प्लास्टिक है। तो ये देखो, क्या आपको दूसरी तरफ से लाइट आते हुए नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से मैंने लाइट
फेंकी है, दूसरी तरफ से लाइट बाहर आ रही है, यानी कि मेरी प्लास्टिक ने भी क्या किया है, लाइट को अपने आप से जाने दिया है। यानी कि प्लास्टिक भी क्या है, एक अच्छा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। अब बचे कौन, अब बचे हैं ग्लास और क्ले, तो उनको भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है मेरे पास जिसके अंदर थोड़ी सी क्या है, क्ले भरी हुई है। अब सबसे पहले तो ग्लास का वो वाला पोर्शन जहाँ पे क्ले नहीं है, वहाँ से मैं लाइट को पास करके देखती हूँ, क्या यहाँ से इसके दूसरी तरफ से लाइट जा रही है, बिल्कुल जा रही है। एक तरफ से मैंने लाइट फेंकी तो दूसरी तरफ से लाइट जो है आ रही है। क्लियर है आपको बात? तो भाई ग्लास भी क्या है, एक अच्छा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। क्यों? क्योंकि अपने आप से लाइट को पास होने दे रहा है। अब लास्ट वाली चीज क्या है, क्ले है। तो देखो जो दूसरा पोर्शन है ग्लास का, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भरा हुआ है क्ले। अब मैं क्या करती हूँ, इधर से पास करके देखती हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि मेरी जो टॉर्च है इसकी लाइट कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि काफ़ी ब्रॉड है, ग्लास के बाहर जा रही है। तो अगर आपको ग्लास के बाहर लाइट दिख रही है बच्चों, तो वो किस वजह से दिख रही है, क्योंकि लाइट जो है वो ग्लास के आजू बाजू से जो है ना आगे जा रही है। लेकिन उस वाली लाइट पे फोकस करो बच्चों जो कि इस क्ले के अंदर जा रही है, आजू बाजू से नहीं निकल रही, अगल बगल से नहीं निकल रही है। तो देखो क्या आपको लाइट आते हुए दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो क्ले है ना वो क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल नहीं है, वो नहीं जाने दे रहा लाइट को। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, इस एक्सपेरिमेंट से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये जो क्ले है ना, ये जो क्ले भाई साहब हैं, ये लाइट को अपने आप से जाने नहीं दे रहे, यानी कि इसको हम एज अ लेंस यूज नहीं कर सकते। लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है बच्चों, मैं रिपीट करती हूँ, लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो कि अपने आप से लाइट को जाने दे, तभी वो रिफ्रैक्टिंग मटेरियल कहला रहा है। दूसरी चीज वो क्या हो, उसके पास एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड हो। दो कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंस बनने के लिए, दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं है तो वो लेंस नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं कैसा होना चाहिए, रिफ्रैक्टिंग कंडीशन। इन सभी में से क्ले एक ऐसी चीज थी जिसने लाइट को अपने आप से जाने नहीं दिया, अपने थ्रू जाने नहीं दिया, यानी कि क्ले क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल नहीं है। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या है, कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। बिल्डिंग्स में लगे ग्लास डोर और चश्मे में लगे जो ग्लासेस होते हैं, दोनों में फर्क क्या है कि बिल्डिंग में लगे जो ग्लास डोर होते हैं उनका सरफेस कर्व्ड नहीं होता, रिफ्रैक्टिंग तो वो भी होते हैं, लाइट को तो वो भी जाने देते हैं अपने पास से, लेकिन क्या हुआ, उनका सरफेस कर्व नहीं है। लेकिन हमारे चश्मों में जो ग्लासेस लगे होते हैं उनका सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है। ग्लास है मतलब क्या, रिफ्रैक्टिंग तो होंगे, लेकिन सरफेस भी कैसा होता है, कर्व्ड होता है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों आपको। ये वाला सवाल हमने एक एक्सपेरिमेंट से सॉल्व किया है, समझा है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोटोज हैं जो कि बता रही हैं कि किस तरह से पानी से आप लाइट को फेंकोगे तो दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगी। ठीक है, ये रहा ग्लास, ग्लास से जब आप फेंकोगे एक लाइट तो वो दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगी। प्लास्टिक से जब आप एक तरफ से लाइट फेंकोगे तो दूसरी तरफ से वापस आ जाएगी। लेकिन ये जो क्ले है ना, ये नहीं मानती, इसको तो ये जाने ही नहीं देगी लाइट को किसी भी तरह से। आई होप ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया हो बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के पास। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जाओ फ्लैशबैक में, हमने पढ़े थे क्या, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के केस में हमने दो स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, एक था कॉन्केव और दूसरा कौन सा था, कॉन्वेक्स। ये किसका केस है भाई, इस सवाल में हमको पूछा जा रहा है कॉन्केव मिरर के बारे में। तो कॉन्केव मिरर हम कैसे बनाते थे, कॉन्केव मिरर हम बनाते थे कुछ इस तरीके से। इसके हमने डिफरेंट रे डायग्राम्स पढ़े थे, यानी कि जब हम कॉन्केव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो अलग अलग पोजीशंस पे इमेज भी मिलती थी और अलग अलग टाइप की भी मिलती थी, अगर आपको याद आ रहे होंगे वो केसेस। ठीक है, तो ये रहा क्या, कॉन्केव मिरर, ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया क्या मिरर का पोल, ये बन गया मिरर का फोकस और ये बन गया मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले
फर्स्ट केस से हम स्टार्ट करते हैं, रिवीजन भी तो करना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और हो गए आगे निकल गए, नहीं, रिवाइज भी करेंगे हम, सारे केसेस को रिवाइज करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसको कहाँ रखा गया है भाई, इन्फिनिटी पे रखा गया है। आपको पता है इन्फिनिटी से जो आने वाली जो इंसिडेंट रेज है वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसे, किसके पैरेलल होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इन्फिनिटी पे और वहां से आई क्या, इंसिडेंट रेज। ये सभी इंसिडेंट रेज आई और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आ गई, कन्वर्ज हो गई सबकी सब पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, तो भाई फोकस के पॉइंट पे, ठीक है। वो इंसिडेंट रेज जो कि इन्फिनिटी से आ रही थी, इन्फिनिटी से क्यों आ रही थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखा हुआ था, उससे आई कौन, इंसिडेंट रेज, पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ज हो गई कहाँ, पॉइंट एफ पे, यानी कि फोकस पे। तो जिस पॉइंट पे बच्चों आपको पता है कि दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, वही क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो कहाँ मिल रही हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, फोकस पे मिल रही है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पे बनेगी। लेकिन जरा साइज तो देखो इमेज का, कितना छोटा सा है, एकदम चुन्नू सा। यानी कि इमेज कैसी है भाई, इमेज है अपनी HD, हाई डेफिनेशन नहीं, HD मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है। आई आपको बात समझ में। फिर इसके बाद में नेचर कैसा होगा, इमेज कहाँ बन रही है भाई, इमेज बन रही है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे बन रही है, यानी कैसी होगी, रियल होगी। और कैसी होगी, उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड। तो हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कहाँ रखेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। अब यहां मैंने रखा है क्या, एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इससे निकल रही इंसिडेंट रेज कहाँ आ जाएंगी, पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएंगी, फोकस को क्रॉस करती हुई आएंगी। दूसरी इंसिडेंट रेज भी निकालते हैं। दूसरी इंसिडेंट रे कैसे निकालेंगे, एक ऐसी इंसिडेंट रे जो कि कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, फोकस से पास होती हुई जा रही है मिरर पे। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, रूल याद करो, वो इंसिडेंट रेज जो कि फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर पे स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, है ना। अब इमेज कहाँ बनी, देखो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिली है वहां जाकर के इमेज बन गई। यानी कि अगर आप कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब क्या करें, अब फिर से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके जाते हैं। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, पहले रखा गया था मिरर से बहुत दूर इन्फिनिटी पे। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेकर के आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया। जब इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में। कैसी थी, ये भी हम बोलते हैं कि साइज में तो छोटी ही है, तो हम बोल सकते हैं इसको डिमिनिश्ड है, और रियल इन्वर्टेड तो दिख ही रही है। अब क्या करते हैं, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख लेते हैं। फिर से हम एक इंसिडेंट रे निकालेंगे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। एक और इंसिडेंट रे निकालते हैं जो कि कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, क्रॉस करती हुई कहाँ पे, मिरर पे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जरा देखो तो ये रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ये मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। यानी कि जब आपने रखा ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज का बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन कैसी बनी, उल्टी बनी। लेकिन हाँ, साइज तो सेम है, तो सेम साइज की है, ठीक है, सेम साइज की है, लेकिन रियल है एंड इन्वर्टेड है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखते जा रहे हो, इमेज उतना ही दूर दूर बनती जा रही है। अब एक काम करते हैं, अब हम फोर्थ केस लेते हैं जहां पे हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, जहां पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रख रहे हैं। एक और इंसिडेंट रे ले आओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसी जाएगी, ये फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना। दूसरी ले आओ कहाँ, फोकस को क्रॉस करती हुई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये लो हो गई। दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज मिल कहाँ रही हैं, मिल रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के
पीछे, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड तो दिख ही रही है, लेकिन साइज देखो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है, तो कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं कहाँ, अब फोकस पे ही, और पास लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को, और पास जब लेकर के आएंगे बच्चों ऑब्जेक्ट को, सपोज हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रख दिया। अब इंसिडेंट रेज कैसी निकलेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस को ही क्रॉस करती हुई चली जाएंगी। अब हम दूसरे टाइप की इंसिडेंट रे लेते हैं जो कि हमें कहाँ से पास होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। हमने रूल पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के केस में कि वो इंसिडेंट रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई जाती हैं, रिफ्लेक्ट भी बच्चों कैसी होती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाएंगी, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी। तो एक इंसिडेंट रे आई कहाँ, ऑब्जेक्ट से, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई आ रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, क्या किया, रिट्रेस किया। अब देखो जरा दोनों ही रिफ्लेक्टिंग रेस कैसी हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। पैरेलल रेस के केस में हमने देखा था, हम हमेशा मान के चलते थे कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी मिलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अब थ्योरी बदल जाती है। पैरेलल रेस भी किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के तो मिलती ही हैं, और जिस पॉइंट पे मिलेंगी रिफ्लेक्टेड रेस वहां पे बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट की इमेज। तो हम बोल देते हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज का बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी, और साइज तो आप देख रहे हो काफी एनलार्ज होगा। तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी हाईली एनलार्ज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड तो होगी ही, और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। आई बात आपको समझ में। अब एक काम करते हैं, अब और ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं। अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पास ले जा सकते हैं भाई, एक काम करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। कहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, पोल और फोकस के बीच में। एक इंसिडेंट रे आई कहाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फोकस से पास होगी। दूसरी इंसिडेंट कहाँ लेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए निकलेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। भैया अब जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है ना, वो कैसी हैं, वो है डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग पैरेलल रेज तो मिल जाएंगे लेकिन डाइवर्जिंग नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या करें, मिरर के सामने रखा है, इमेज तो बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने इन रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज को सबक सिखाया। हमने क्या किया कि अच्छा ठीक है, तो मिरर के आगे कहीं नहीं मिल रही हो ना, एक काम करते हैं, हम तुमको क्या करते हैं, मिरर के पीछे कहीं ले जाकर के जोड़ देते हैं। तो जब हमने पीछे कहीं मिरर के ले जाकर के रिफ्लेक्टेड रेस को जोड़ा, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस को, तो हमने क्या देखा कि भाई मिरर के पीछे मिल रही हैं, ये मिरर के पीछे मिल रही है, यानी कि इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, यानी कि अपराइट। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज भी उसी तरीके की मिलेगी, यानी कि उल्टी नहीं मिलेगी, अब सीधी ही मिलेगी। और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। आ गई आपको बात समझ में। सारे केसेस हमने रिवाइज कर लिए। तो सवाल क्या था भाई, सवाल तो हम भूल ही गए। सवाल क्या था, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो भाई सारे केसेस हमने देख लिए कॉनकेव मिरर के, और सिर्फ एक ही केस है जहां पे इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी, और साइज में तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी ही। साइज में तो भाई ज्यादा कब से हो गई थी, जब से हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना शुरू किया था। सेंटर ऑफ जब कर्वेचर पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उस समय से इमेज सेम साइज की हो गई थी, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते गए वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होता गया ऑब्जेक्ट के साइज से। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ होनी चाहिए, तो बोल देना भाई बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ऑप्शन डी। सारे केसेस हमने रिवाइज कर लिए कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को हम रखें तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के सामने। ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये लास्ट केस था हमारा कॉनकेव मिरर का, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था। तो इमेज देखो कहाँ बनी थी, इमेज बनी थी मिरर के पीछे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? यानी कि यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं।
तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। साइज मतलब साइज या साइज मतलब हाइट, साइज मतलब होता है हाइट। तो ऐसा कहाँ रखें हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कि उससे बनने वाली जो इमेज है वो कैसी हो, ऑब्जेक्ट के ही हाइट के बराबर हो। तो भाई अभी तक तो क्या हो रहा था ना, हम डिफरेंट रे डायग्राम्स पढ़ रहे थे, एक एक केस बनाओ, एक एक उसके जो है ना इमेज बनाओ, कहाँ ऑब्जेक्ट, फिर रेज निकालो, फिर इसके बाद में कहाँ वो रेज मिल रही है वहाँ पे इमेज बनाओ। एक काम करते हैं, अब हम समझते हैं एक GIF से। ये क्या है भाई, ये है आपका एक कॉन्वेक्स लेंस, एक प्रिंसिपल फोकस है, एक है f1, एक है f1 2f1, ठीक है, दूसरा क्या है f2 है और दूसरा क्या है 2f2 है। फोकस बना दिए और कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 2f2 के पीछे से चला आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से चला आ रहा है। देखो अभी फिर से स्टार्ट होगा, ये इधर आप देख रहे हो, जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा 2f2 के पीछे से, 2f1 के पीछे से इमेज जो है दूसरे साइड में, लेंस के दूसरे साइड में बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में इमेज कहाँ बन गई, इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था ना उसी साइड में बन गई। इनिशियली क्या हो रहा था कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, 2f1 के पीछे, इन्फिनिटी से आप ऑब्जेक्ट को लेके आए, तो इमेज कहाँ बन रही थी बच्चों, लेंस के दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड पे बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करते गए ऑप्टिकल सेंटर से, देखो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आया, वैसे वैसे देखो इमेज कहाँ बन गई, अब लेंस के दूसरे साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में आ गई। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज भी बन गई। इस पूरे GIF में जितने भी हमने कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़े ना बच्चों, सब आ चुके हैं इसमें, सब एसिमुलेट हो गए इसमें आकर के। स्फेरिकल लेंसेज के केस में मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सिमिलर होता है किसके साथ, कॉनकेव मिरर के साथ। जिस तरह से कॉनकेव मिरर इमेजेस बनाती हैं, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस भी वैसे ही इमेज बनाएगा। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस के अगर आपको 6 केसेस याद हो, अभी हमने कॉनकेव मिरर के रिवाइज करे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के भी केसेस कुछ इस तरीके से ही होते हैं। फर्क कहाँ होता है बच्चों, फर्क होता है ऑब्जेक्ट और इमेज के का जो पोजीशन है उसमें। मिरर के सामने जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज भी कहाँ बनती है, मिरर के सामने ही बनती है। एक केस ऐसा होता है जहाँ पे इमेज मिरर के पीछे बन जाती है। लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऑपोजिट साइड में क्या बनती है, इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस में तो ऐसा होता ही है। कॉनकेव में ऐसा होता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है वही इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, जो इमेज है वो दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, होती जा रही है। और एक टाइम ऐसे आया कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा था ना वही इमेज बन गई। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि कैसी चाहिए है, एक रियल इमेज चाहिए है और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही चाहिए है। समझे? तो कहाँ होगा भाई, अभी कॉनकेव मिरर को याद करके आए हैं। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज का बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज की बनती थी, रियल इन्वर्टेड बनती थी। तो भाई कॉन्वेक्स में भी यही केस लगा दो ना, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, 2f1 पे रख दो। जैसे 2f1 पे रखोगे आप तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे बन जाएगी। 2f1 पे रखोगे तो इमेज का बनी, देखो 2f2 पे बन गई। और साइज कैसा हुआ, सेम हुआ। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। आ गई आपको बात समझ में? तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से f1 का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, और इसको डबल कर दो तो 2f1 और वहां 2f2 आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि ऑप्शन हो गया अपना बी। क्लियर है? आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। यानी कि एक लेंस और एक मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है,
-15 सेंटीमीटर है और हमसे पूछा जा रहा है कि गैस करके बताओ कि कौन सा लेंस या कौन सा मिरर है ये एक। तो एक काम करते हैं, हमने 2 स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हैं और 2 स्फेरिकल लेंसेज पढ़े हैं, उन सबको हम करते हैं क्या, एक बार रिवाइज। पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमें यहाँ पे क्या बात हमें पूछी जा रही है, फोकल लेंथ गिवन है और फोकल लेंथ के बेसिस पे हमको लेंस और मिरर को आइडेंटिफाई करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर, फिर हमने बात करी किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, फिर एक बनाते हैं कॉनकेव लेंस और दूसरा बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो अब इन चारों को हमें इनकी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग इनके बारे में बेसिकली हमें इनकी फोकल लेंथ को रिवाइज करना है। अब जो आपका कॉनकेव मिरर है इसके बारे में आपको पता है कि जो भी इंसिडेंट रेस इस पे आती हैं उनको ये कन्वर्ज कर देता है। कहाँ कन्वर्ज कर देता है बच्चों, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसे हम कहते हैं फोकस पे, है ना। यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में हमें लिटरली दिखता है कि लाइट रेस क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, या हम बोल सकते हैं कि मिल रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या होता है, एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। उस पे पड़ रही इंसिडेंट रेस को वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, तुम वहां जाओ तुम वहां जाओ। यानी कि मिरर के आगे तो इमेज बन ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि मिरर के आगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्ज हो रही हैं और जब तक रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी नहीं तब तक इमेज कैसे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज को सबक सिखाने के लिए इनको मिरर के पीछे जा कर के एक्सटेंड करते हैं, उनको मिरर के पीछे पकड़ के लेके आते हैं। और जहां हम इनको मिरर के पीछे पकड़ के लेके आए और जहां ये दोनों रेज मिली, रिफ्लेक्टेड रेज मिली, उसी पॉइंट पे बन जाती है क्या, इमेज। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, यानी कि इसका जो फोकस है वो कहाँ बन रहा है, इसका फोकस बन रहा है कॉनकेव मिरर का मिरर के आगे, और ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकस कहाँ बनता है बच्चों, वो लाइट रेज जो कि क्या हो रही हैं, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट्स वो इन्फिनिटी से आ रही हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगी, वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। लेकिन जब हम इन्हें रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे कहीं लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहाँ मिल रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे मिल रही है। यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना बच्चों, उसका फोकस जो होता है वो एक वर्चुअल पॉइंट होता है, यानी कि एक नॉन रियल पॉइंट है। यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज है वो एक्चुअली हमें रिफ्लेक्शन के बाद में मिलती हुई नहीं दिखाई देती है, इनफैक्ट डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है कि अपने अपने रास्ते वो चली जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको पीछे लेकर के आते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और जहाँ ये मिलती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस। यानी कि इसका जो फोकस है ना वो एक वर्चुअल पॉइंट है, रियल नहीं है। यहाँ पे रियल था, यहाँ पे हमें एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज होती हुई दिख रही थी, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मिरर है, दूसरे साइड में तो मिरर में पॉलिशिंग लगी होती तो रेस तो वहां जाती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम इन रिफ्लेक्टेड रेस को अगर पीछे जाकर के एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के क्या होंगी, मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस। यानी कि इसका फोकस क्या है बच्चों, एक नॉट रियल पॉइंट है, यानी कि वर्चुअल पॉइंट है, और इसका कैसा है फोकस, इसका है रियल। कॉनकेव मिरर का कैसा होता है, रियल, और इसका होता है वर्चुअल। सिमिलरली अगर आप बात करें किसकी, एक कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस भी क्या करता है भाई, कैसी इमेज बनाता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना उसी साइड में इमेज बना देता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस भी कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है इनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे एक कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, सिमिलरली जो कॉनकेव लेंस है वो भी डाइवर्जिंग है, यानी कि इस पे इंसिडेंट रे जो होती है वो कैसी हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। ये आई इंसिडेंट रे तो ये हो गई डाइवर्ज, ये आई इंसिडेंट रे ये हो गई क्या, डाइवर्ज। अब ओवर सी बात है, जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं से तो ये इंसिडेंट रेज निकल के आ रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, इन डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, इन्हें
एक्सटेंड करते हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या, फोकस। यानी कि दोनों ही जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो कहाँ मिल रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे मिल रही हैं। तो कॉन्केव लेंस में भी फोकस कैसा है बच्चों, फोकस है एक वर्चुअल पॉइंट, यानी कि नॉट रियल। इनिशियली तो जो इंसिडेंट रेज जो आ रही थी लेंस के अंदर वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं अपने अपने रास्तों पे, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको पीछे घसीट के लेके आते हैं और एक पॉइंट पे मिला देते हैं। जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम बोल देते हैं फोकस। इसका भी फोकस कैसा है, इसका भी फोकस है एक वर्चुअल पॉइंट। फिर इसके बाद में आ जाओ किस पे, कॉन्वेक्स लेंस के केस पे। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों, कॉन्केव मिरर की तरह होता है, यानी कि ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। इस पे जो इंसिडेंट रेज आती हैं वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के आफ्टर रिफ्रैक्शन मिल जाती हैं, और उस पॉइंट पे जहाँ पे मिल रही है यानी कि कन्वर्जेंस हो रहा है उसे हम कहते हैं फोकस। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में लिटरली हमें दिखता है कि इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं, इसलिए इसका फोकस क्या हुआ, इसका फोकस हुआ रियल। अब साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस मिरर और लेंस के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीजें होती हैं वो सब नेगेटिव होती हैं, और मिरर या लेंस के राइट हैंड साइड वाली जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसका फोकस कहाँ बन रहा था, लेफ्ट में बन रहा था कॉन्केव मिरर का। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कॉन्केव मिरर का जो फोकस होगा या जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि फोकस कहाँ बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है भाई, नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, फोकस कहाँ आ रहा है, मिरर के पीछे आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव। यानी कि फोकस से लेकर के अगर आप मिरर के पोल तक का डिस्टेंस मेजर करोगे तो कहाँ से करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो आती है पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का फोकस कहाँ बन रहा है भाई, कॉन्केव लेंस का फोकस बन रहा है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस लेंस या मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीजें आती हैं वो सब नेगेटिव डिस्टेंस पे मेजर करी जाती है। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करती हैं। अगर आपको कॉन्केव लेंस का भी क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करोगे, तो इसकी भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो कहाँ बन रहा है, लेंस के राइट हैंड साइड में बन रहा है। लेंस और मिरर के राइट हैंड साइड पे जो भी डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आ जाओ जरा हमारे सवाल पे, क्या पूछा गया था सवाल में कि एक लेंस है एक मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ किस में दी गई है, वैल्यू छोड़ो, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इस साइन की बात करो, ये साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो इन केसेस में से आप मुझे बताओ कौन सी ऐसे लेंस है, कौन से ऐसे मिरर है जिनकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। पहले तो ये भाई साहब हो गए कौन, हमारे कॉन्केव मिरर। दूसरा क्या हुआ, लेंस में देखो, लेंस में मुझे दिख रहा है कि ये भाई साहब हो गए कौन, कॉन्केव लेंस। यानी कि कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस दोनों की ही फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। तो इस सवाल में जो इन्होंने लेंस और मिरर लिया था, स्फेरिकल लेंस और मिरर, जिसकी फोकल लेंथ किसकी कितनी थी, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, मतलब डेफिनेटली वो कौन से स्फेरिकल लेंस और कौन से स्फेरिकल मिरर लिया होगा, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव मिरर। तो मेरा इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ कॉन्केव। यानी कि स्फेरिकल मिरर भी स्फेरिकल मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, और स्फेरिकल लेंस भी कौन सा है, कॉन्केव ही है। ये हमने इन चारों को, दोनों स्फेरिकल लेंसेज को, दोनों स्फेरिकल मिरर्स को हमने आपस में कंपेयर करके देख लिया कि भाई कहाँ किसके फोकस बनता है और कौन सी एक्सिस पे बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसके बेसिस पे फोकल लेंथ भी किसकी पॉजिटिव आ रही है, किसकी नेगेटिव आ रही है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगर आपको लेना है इसका एक स्क्रीनशॉट तो ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। मैं हो जाती हूँ फ्रेम के बाहर। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ, हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। यहाँ हमसे बोला जा रहा है
कि आप एक मिरर के सामने खड़े हुए हो और उस मिरर के सामने आप कितनी भी दूरी पे क्यों ना खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज है वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब क्या, सीधी बनेगी। अगर आप सीधे खड़े हो तो आपकी इमेज भी कैसी होगी, सीधी होगी, यानी कि आप उल्टे दिखाई नहीं दोगे। वो अलग बात है कि अगर आप शीर्ष आसन करते हुए अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो इस केस में आपकी इमेज क्या बनेगी, उल्टी ही बनेगी। शीर्ष आसन करते हुए ही आपकी इमेज बनेगी। मतलब अगर आप सीधे खड़े हो, अपराइट खड़े हो तो अपराइट इमेज, अगर आप इन्वर्टेड खड़े हो तो आपकी इमेज भी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इस तरह का मिरर कौन सा है? अभी तक हमने कितने मिरर्स की बात करी है? अभी तक हमने बात करी है प्लेन मिरर की, फिर इसके बाद में हमने बात करी स्फेरिकल मिरर्स की। तो भाई स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से देखे हैं? एक हमने देखा है कौन सा, कॉन्वेक्स, और एक हमने देखा है कॉनकेव। यस और नो? 3 टाइप के मिरर्स पढ़े हमने, प्लेन भी पढ़ा है, कॉनकेव भी पढ़ा है और कॉन्वेक्स भी पढ़ा है। अब हमको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मिरर है जिसके सामने आप अपने आप को जब देखोगे तो कितनी भी दूरी पे क्यों ना खड़े रहो, इन तीनों मिरर्स में से आपकी इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, यानी कि अपराइट होगी। तो एक काम करते हैं, हम शुरुआत करते हैं उस मिरर के साथ जो हमारे घरों में बड़े आसानी से पाया जाता है, यानी कि हमारा प्यारा प्लेन मिरर। जो हमारे घरों में आईने लगे रहते हैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह में, वो क्या होता है, वो एक प्लेन मिरर ही होता है। खड़े हो जाओ उसके सामने और देखो कि क्या आपको अपनी इमेज अपराइट नहीं लग रही, यानी कि आप सीधे खड़े हो तो आपको अपनी इमेज सीधी नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। अब एक काम करो, बहुत दूर चले जाओ उस मिरर से। एक काम करो, एक रूम में रख दो अपने मिरर को, आईने को, और आप खड़े हो जाओ दूसरे रूम में जाकर के, ऑब्वियसली मिरर के सामने। तब भी आपको अपनी इमेज कैसी दिखेगी बच्चों? हमेशा आपको अपनी इमेज कैसी दिखेगी, अपराइट, यानी कि इरेक्ट ही दिखेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बहुत दूर चले गए हो मिरर से तो आपकी जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड दिखे, यानी कि आप अपने आप को उल्टे दिखने लगे इमेज में, मिरर में। तो प्लेन मिरर क्या है? एक ऐसा केस है जिसमें आप कितने भी डिस्टेंस पे क्यों ना खड़े हो मिरर से, आपको आपकी इमेज हमेशा कैसी दिखेगी बच्चों? अपराइट, यानी कि इरेक्ट ही दिखेगी। फिर इसके बाद में 2 और कौन कौन से बचे हैं? एक बचा है कॉनकेव और एक बचा है हमने कॉन्वेक्स। तो भाई कॉनकेव के केस में क्या हमने नहीं देखा? कहाँ गया कॉनकेव? ये रहा कॉनकेव। कॉनकेव के केस में हमने क्या देखा है कि हमेशा ये कैसे बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा, यानी कि कैंडल को रखा है आपने कुछ ऐसे तो उसकी इमेज बनेगी ऐसे। एक केस ऐसा होता है जहां पे कॉनकेव मिरर कैसा बनाता है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो भी कब? जब आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो मिरर के पोल और फोकस के बीच में। लेकिन जब आप अपने ऑब्जेक्ट को जब अपने ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो, वो डिस्टेंस दूर तो नहीं कहलाएगा, वो डिस्टेंस तो बहुत ही कम होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रख रहे हो बच्चों, तो वो डिस्टेंस तो बहुत ही छोटा कहलाता है, वो दूर तो नहीं कहलाएगा, वो तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कि इसके आगे तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं रख ही नहीं सकते, है ना। आप अपने ऑब्जेक्ट को पोल पे तो रख नहीं सकते, कहाँ रखोगे? फोकस और पोल के, ये रहा फोकस, तो फोकस और पोल के ही बीच में रख पाओगे। तब जाकर के इमेज कैसी बनेगी आपकी इमेज बनेगी इरेक्ट, यानी कि सीधी। इसके अलावा तो कॉनकेव मिरर हमेशा ही कैसी देगा? उल्टी इमेज देगा, इन्वर्टेड इमेज देगा। लेकिन हाँ, ये जो हमारा दूसरा स्फेरिकल मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या करता है? ये हमेशा कैसी इमेज देगा? वर्चुअल देगा एंड इरेक्ट देगा। कितनी भी दूर क्यों ना रखा गया ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे क्यों ना रखा गया ऑब्जेक्ट, भले इन्फिनिटी पे रखने पर जो इमेज है वो कैसी होगी? एकदम डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, लेकिन तब भी कैसी होगी? इरेक्ट होगी। फिर अगर आपने मिरर के पोल से लेकर के इन्फिनिटी के बीच किसी भी पॉइंट पे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इमेज देखो, ये दिख रही है आपको कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है। ये आदमी यहाँ पे सीधा खड़ा हुआ है तो इसकी इमेज भी कैसी बन रही है? सीधी ही बन रही है। तो तीनों मिरर में से 2 मिरर हमने ऐसे देखे हैं कि जहां हमने ऑब्जेक्ट को कितनी भी दूरी पे क्यों ना रख दिया हो, इमेज हमेशा कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। कौन कौन से? एक तो हो गया अपना प्लेन मिरर और दूसरा हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। इसको कभी मत लेके आइएगा, ये सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम कॉनकेव मिरर जो है रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा।
एक केस ऐसा होता है जहां पे ये इरेक्ट इमेज बनाता है, कौन सी, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा हो पोल और फोकस, और उस डिस्टेंस को आप दूर नहीं बोलोगे, उसको तो आप पास बोलोगे। सबसे ज्यादा पास तो डिस्टेंस वही होता है, इससे ज्यादा तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं मिरर के नजदीक रख ही नहीं सकते हो। दूर कर सकते हो लेकिन नजदीक नहीं रख सकते हो। तो कॉनकेव मिरर को यहां से हम हटा देंगे। तो ये वाला जो सवाल है इसका जवाब क्या होगा, या तो आप यूज कर लो कौन सा, प्लेन मिरर, या फिर यूज कर लो आप कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को हटा दो। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि ऐसे कौन से मिरर हैं जिसके सामने आप कितनी भी दूरी पे क्यों ना खड़े हो आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट मिलेगी। तो या तो वो होगा प्लेन या होगा वो कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर भी कैसी इमेज बनाता है, अपराइट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा चाहे आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ही क्यों ना रखा हो। और जो हमारा कॉनकेव है उसका तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता। जब दूर है इमेज तो इन्वर्टेड बना रहा है, और जब सबसे नज़दीक है मिरर के यानी कि पोल और फोकस के बीच में, तब जा करके इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है। तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको तो आप दूर नहीं बोलोगे। दूर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, इन्फिनिटी पे, इस तरह से। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, या तो प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? डिक्शनरी देखिए कभी, कितने छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें। अब अगर आपकी आईसाइट अच्छी है, ठीक है बिल्कुल, तो वो आपको छोटे छोटे लेटर्स भी जो है दिखाई देंगे। लेकिन अगर तो आपकी आईसाइट थोड़ी वीक है, ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हो, तो ये छोटे छोटे जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो लगाना पड़ेगा क्या, हमें एक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा। तो पूछा गया है कि वो जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जो ग्लास होता है, वो बना किस चीज़ का होता है, कॉनकेव लेंस का बना होता है या कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, और साथ ही साथ किस फोकल लेंथ का हमें, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो तो किस फोकल लेंथ की आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है, और अगर आप कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हो तो किस फोकल लेंथ की आप कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस लोगे। तो सबसे पहले फोकल लेंथ को तो अभी हटाओ साइड में, सबसे पहले फोकस करो कि अगर हमें बारीक अक्षरों को देखना है तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे। पहले तो लेंस डिसाइड करो, तब जाकर के फोकल लेंथ पे हम आएंगे। तो दो टाइप की लेंस हमने पढ़ी, स्फेरिकल लेंसेज कौन कौन सी, एक हमने पढ़ी है कॉनकेव और एक हमने पढ़ी है कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, काफ़ी डिमिनिश बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जाओगे लेंस के, इमेज जो है वो बड़ी बनती जाएगी, एनलार्ज बनती जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज तो बन रही है लेकिन इरेक्ट भी बन रही है। वरना क्या होता था कॉन्वेक्स लेंस के केस में कि इमेजेस कैसी बनती थी, साइज में तो बड़ी होती जाती थी, जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते थे ऑब्जेक्ट का लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज कैसी बनती जाती थी, इन्वर्टेड होती जाती थी, इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड। एक पॉइंट आता था जब आप मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जो F1 फोकस होता था उसके बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते थे, तब जाकर के इसकी इमेज कैसी बनती थी बच्चों, इसकी इमेज बनती थी वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड। HE मतलब हाईली एनलार्ज्ड। और फिर हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव लेंस भी पढ़ा था। कॉनकेव लेंस के केस में हमने क्या देखा था कि इमेज ऑब्जेक्ट को आप कहाँ भी रख दो, कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी पे रख दो या इन्फिनिटी से लेकर के इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी से लेकर के इनके बीच का जो भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे रख दो या ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लो, इमेज कैसी बनेगी बच्चों, डिमिनिश्ड ही बनेगी, छोटी ही बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को रखते हो इन्फिनिटी पे तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बिल्कुल पॉइंट साइज बनती है। जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इन्फिनिटी तक
के बीच के जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस पे कहीं भी रखोगे तो इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश बनेगी। हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज नहीं बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो साइज छोटा ही रहेगा। लेकिन जब हमें बारीक अक्षर पढ़ने हो बच्चों, तो हम क्यों चश्मा लगाते हैं, क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास का या लेंस का यूज़ करते हैं? क्योंकि हम बारीक अक्षरों को बड़ा करके देखना चाहते हैं। छोटे छोटे लेटर्स हमें दिखते नहीं हैं, तो लेंस लगाने का फ़ायदा क्या होता है, उस लेंस से हमें वो अक्षर बड़े दिखने लगते हैं, एनलार्ज दिखने लगते हैं। तो ज़रा दिमाग लगाओ कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होगा? ऐसा लेंस जो हमेशा कैसी देता है, या तो पॉइंट साइज की इमेज देगा या डिमिनिश्ड इमेज देगा, या फिर एक ऐसा लेंस जिसके सामने आपने अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी उसकी, हाईली एनलार्ज बनेगी, साथ साथ में इरेक्ट इमेज भी बनेगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जवाब होना चाहिए भाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव तो हमेशा कैसी माना हमने कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है, लेकिन साइज में तो छोटी बना रहा है ना, तो क्या मतलब हुआ देखने का मैग्नीफाइंग लेंस से या ग्लास से? जब आपका लेंस छोटी इमेज बना रहा है, हमें करना क्या है, हमें छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखना है, छोटा दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हमें उसको बड़ा करना है। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए है जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सके, जो कि इसके बस की बात नहीं है। कॉन्केव लेंस ये चीज नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? कॉन्वेक्स लेंस कर सकता है। छोटी चीजों को बड़ा करके कौन दिखा सकता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिखा सकता है। कब? जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा होगा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। ऐसा नहीं है कि इस केस के अलावा कहीं भी कॉन्वेक्स लेंस एनलार्ज्ड इमेज नहीं देता, बिल्कुल देता है, लेकिन क्या होता है ना कि इन्वर्टेड इमेज मिलती है। एनलार्ज इमेज तो मिलेगी लेकिन इन्वर्टेड मिलेगी। लेकिन ये वाला जो केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, इस केस में क्या होगा? इस केस में इमेज ना सिर्फ एनलार्ज रहेगी बल्कि वर्चुअल और इरेक्ट भी रहेगी। मतलब अक्षर आपको उल्टे नहीं दिखाई देंगे, सीधे सीधे दिखाई होंगे, जैसे लिखे होंगे ना वैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन दोनों लेंसेज में आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीफाइंग लेंस की या ग्लास की, तो उसमें कौन सा हम लेंस यूज़ करते हैं भाई? उसमें हम यूज़ करते हैं हमारा कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि हमारा एम क्या होता है? छोटे छोटे अक्षरों को हमें बड़ा करके देखना होता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे अक्षर हमें दिखाई नहीं देते हैं। छोटी चीज़ों को बड़ा कौन कर सकता है? छोटे ऑब्जेक्ट की एक एनलार्ज्ड इमेज कौन दे सकता है? कॉन्वेक्स लेंस दे सकता है। ना सिर्फ ये बड़ी इमेज दे सकता है बल्कि एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी दे सकता है। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में। इनके बस की तो बात नहीं है कॉन्केव लेंस की, तो इनको हटा दो साइड में। तो अब लेंस के बारे में तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी लेंस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अब बारी आती है किसकी? फोकल लेंथ की। अ कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। कॉन्केव वाले को तो हटा ही दो, कॉन्केव हमने पढ़ लिया कि कॉन्केव को कोई काम नहीं होता है, वो काम कर ही नहीं सकता है। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है कितनी? 5 सेंटीमीटर। एंड डी अ कॉन्केव लेंस, इसको भी हटा दो, ऑप्शन में से ही हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं ऑप्शन में लेने की। तो ज़रा बताओ 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना चाहिए या 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना चाहिए? ज़रा देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर फॉर रीडिंग स्मॉल लेटर्स in a dictionary we need to use a convex lens of smaller focal length। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी किसी लेंस की, वो लाइट को उतना कम कन्वर्ज कर पाएगी, और जितनी कम फोकल लेंथ होगी किसी लेंस की, उतना ज़्यादा वो लाइट को कन्वर्ज कर पाएगी। जितना ज़्यादा कन्वर्जेंस होगा उतनी ज़्यादा उस लेंस की पावर होगी। बेसिकली हमें एक लेंस कैसा चाहिए है? हमें एक स्ट्रॉन्ग लेंस चाहिए जिसकी पावर ज़्यादा हो। पावर ज़्यादा कब हो पाएगी बच्चों? जब कन्वर्जेंस लाइट का ज़्यादा होगा। कन्वर्जेंस लाइट का कब होगा? जब फोकल लेंथ कैसी होगी? छोटी होगी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में हमारे पास है एक कॉन्वेक्स लेंस। ना सिर्फ ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक छोटी चीज़ को एक एनलार्ज व्यू दे सकता है उसका, साथ ही साथ
सीधा का सीधा, ये नहीं कि अक्षर जो है ना उल्टे हमें दिखाई दे रहे हों। और इसकी फोकल लेंथ भी कैसी है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी कन्वर्जेंस कैसी होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, इसकी पावर ज़्यादा होगी। तो हर तरीके से ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो कैसा है, हमारे लिए बेस्ट है, सूटेबल है। यही तो चाहिए है डिक्शनरी के बारीक अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या नहीं पूछ डाला। सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए है हमारे ऑब्जेक्ट की यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। फिर कॉन्केव मिरर आ गया। कॉन्केव मिरर भैया मोस्ट ऑफ द टाइम कैसी इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड बनाता है। इरेक्ट तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनाएगा, कब, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर के सबसे नजदीक। सबसे नजदीक मतलब क्या, पोल और फोकस के बीच में। ठीक, यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 15 दी गई है, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है, 15 सेंटीमीटर के कहीं बीच में ही रखना है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अरे ये तो लड्डू सवाल है। अभी अभी मैंने बोला कि आपको अगर किसी कॉन्केव मिरर में कैसी इमेज चाहिए है, आपको कैसी चाहिए है, इरेक्ट इमेज चाहिए है, वर्चुअल इरेक्ट चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सबसे नजदीक ले जाना पड़ेगा मिरर के। सबसे नजदीक मतलब क्या, फोकस और पोल के बीच में। तो हमारे पास जो कॉन्केव लेंस है जो क्वेश्चन में दिया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फिर ये बोल रहे हैं कि हमसे रेंज पूछी गई है कि कितनी रेंज पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट कि उसकी हमें कैसी मिले, इरेक्ट इमेज बने। तो आसान है, बोल देना कि भाई 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच का, तब जाकर के आपकी जो इमेज है, बेसिकली फोकल लेंथ तो दी गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इसी 15 सेंटीमीटर के अंदर लाए करना चाहिए। फोकल लेंथ जो दी गई है उसी फोकल लेंथ के अंदर आना चाहिए ऑब्जेक्ट, तब जाकर के इमेज कैसी बनेगी बच्चों, सबसे नजदीक हो जाएगा ऑब्जेक्ट मिरर से, तब जाकर के इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, 0 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक, फिर इसके बाद में व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, खुद ही बता रहा हूँ, खुद ही पूछ रहा है। अभी तो बताया कि इरेक्ट है, यानी कि वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी, और ऑब्वियस सी बात है साइज में भी कैसी होगी, लार्जर होगी। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो ये लो बना दिया हमने, ये रहा क्या, एक डायग्राम। एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया मिरर के सबसे नज़दीक, यानी कि फोकस और पोल के बीच में। इंसिडेंट रे आई और पहले कहाँ गई, वो पोल पे गई। पोल पे आपको पता है, रूल याद करो, इंसिडेंट रे जो कि पोल पे स्ट्राइक करती है ओब्लिकली, तो वापस भी कैसी जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे ओब्लिकली ही जाएगी। एक इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पीछे कहीं जाकर के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाएगी, वही इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। GIF भी देख रहे हैं आप, कैंडल रखी हुई है फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, ये देखो मिरर के पीछे, और कैसी बन रही है, अपराइट बन रही है, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल और साइज में भी बड़ी बन रही है। अब आपको अगर ये सवाल समझ में आ गया हो तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यानी कि अब यहाँ पे हमको 3 सिचुएशंस दी गई हैं और उन सिचुएशंस में हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मिरर काम आएगा। पहला है क्या, हेडलाइट्स ऑफ कार, या जो भी आप ऑटोमोबाइल लेते हो, व्हीकल लेते हो, 2 व्हीलर ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें जो हेडलाइट्स लगी होती हैं उसमें कौन सा मिरर यूज़ करेंगे।
साइड व्यू मिरर या जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं व्हीकल्स में, साइड में जो मिरर्स लगे रहते हैं उनमें कौन से मिरर यूज़ होंगे। और फिर जो सोलर फर्नेस होती है, सोलर फर्नेस जहाँ पे बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे जो सोलर एनर्जी आती है सन से, उसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है। तो इन तीनों केसेस में किस तरह के मिरर्स यूज होंगे और रीज़न, क्यों उस पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर मिरर ही यूज़ कर रहे हैं, रीज़न भी बताना है हमें। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट केस के साथ, यानी कि जो हेडलाइट्स होती हैं कार की उनके साथ, या टू व्हीलर्स या कोई भी ऑटोमोबाइल ले लो, उनकी हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज़ होता है भाई, तो एक कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। भाई हेडलाइट, कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ हो रहा है हेडलाइट्स में, उसको समझने के लिए आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हेडलाइट का यूज़ क्या होता है गाड़ियों में। हेडलाइट का यूज़ ये होता है बच्चों कि आगे आने वाली जो चीज़ें हैं अंधेरे में, ऑब्वियसली बात है, जब रोशनी है, सनलाइट है, सुबह है, दिन है, शाम है, तब तक तो आपकी गाड़ी के जो सामने गाड़ियाँ चल रही हैं वो आपको दिखती रहेंगी। लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा, सनलाइट नहीं रहेगी, नेचुरल लाइट नहीं रहेगी, उस समय क्या होगा, आपके सामने कौन सी गाड़ी आ रही है, चल रही है, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसे देखने के लिए हेडलाइट्स चाहिए होती हैं। तो हेडलाइट क्यों चाहिए होती है, सामने चल रही गाड़ियों को देखने के लिए। तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारी गाड़ी से एक पैरेलल बीम निकलनी चाहिए, हमारी गाड़ियों से क्या होना चाहिए, एक पैरेलल बीम निकलनी चाहिए लाइट की, जिसके कारण क्या हो, आगे चल रही गाड़ियों को हम देख पाए अंधेरे में। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक डार्क रूम है, बिल्कुल भी उसमें लाइट नहीं है। अब अगर आप चाहते हो कि आप पूरे कमरे में रोशनी कर दो, तो आप क्या करोगे, रूम की ट्यूबलाइट जाकर के ऑन कर दोगे, बल्ब ऑन कर दोगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे रोशनी चाहिए है उस रूम के, तो आप क्या करोगे, आप लेकर के आओगे एक टॉर्च। क्या बोला मैंने कि एक डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में दो चीजें हो सकती है, या तो आप पूरे कमरे में रोशनी कर दो, कैसे करोगे, आप वहां की ट्यूबलाइट ऑन कर दो या बल्ब ऑन कर दो। दूसरी चीज क्या है, आप ये चाहते हो कि उस कमरे में, अंधेरे कमरे में सिर्फ एक कॉर्नर पे क्या हो, रोशनी हो, बाकी अंधेरा हो। तो आप क्या करोगे, आप लेके आ जाओगे क्या, एक टॉर्च। क्यों टॉर्च लेकर के क्यों आए हैं, आप ट्यूबलाइट जला करके भी तो रख सकते थे ना, लेकिन ट्यूबलाइट से क्या होता है बच्चों, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती। लेकिन आपको एक ही कॉर्नर पे अगर लाइट चाहिए है, तो आप क्या करोगे, एक टॉर्च लेकर के आओगे। क्यों, क्योंकि टॉर्च से जो लाइट बीम निकलती है ना बच्चों, वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है, जो कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने टॉर्च रखी है ना, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको वो टॉर्च रोशनी फैला देगी। यानी कि पूरे घर में पूरे कमरे में रोशनी नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में आपने टॉर्च ऑन करके जलाई है, रखी है, उसी डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, और जहां जा रही है लाइट, जिस कॉर्नर पे जा रही है लाइट, उस कॉर्नर पे हो जाएगी रोशनी। अब इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो गाड़ियों की हेडलाइट के साथ। हेडलाइट में भी तो यही केस होता है। स्ट्रीट लाइट बच्चों अलग होती है, एक हो गया टॉर्च का केस, एक हो गया हेडलाइट का केस, और एक हो गया स्ट्रीट लाइट का केस। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में सबसे फेमस क्वेश्चंस होते हैं, 1% क्वेश्चंस होते हैं कि भाई लैंप हो गया, टॉर्च हो गई, हेडलाइट हो गई, इनमें किस तरह के कांच यूज किए जाते हैं। जो टॉर्च है उसका मैंने आपको रोल बता दिया कि अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर जगह पे रोशनी चाहिए, तो आप कॉनकेव मिरर यूज करते हो, सॉरी जो आप क्या यूज करते हो, एक टॉर्च यूज करते हो। क्यों, क्योंकि जो टॉर्च है वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट देती है। एक अगर मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूं, तो स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है बच्चों, जितना डिस्टेंस हो सके पॉसिबल उतने डिस्टेंस पे लाइट फैलाना। जैसे कि आपके घरों में जो ट्यूबलाइट और बल्ब होते हैं, उनका भी रोल क्या होता है, यही होता है कि जितना हो सके उतने डिस्टेंस पे लाइट फैला देना। यानी कि क्या होगा, स्ट्रीट लैंप्स के केस में, स्ट्रीट लाइट्स के केस में एक ऐसा मिरर यूज होना चाहिए जो कि उसके अंदर जो बल्ब फिट है, उस बल्ब से निकलने वाली रोशनी को फैला दे, स्कैटर कर दे, यानी कि डाइवर्ज कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब हमें एक ऐसा मिरर चाहिए है जहां पे लाइट को जो क्या कर सके, डाइवर्ज कर दे, तो डाइवर्ज कौन कर पाता है, डाइवर्ज कर पाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जहां हम चाह रहे हैं कि लाइट क्या हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए,
यानी कि लाइट रेस को कन्वर्ज कर दे एक पैरेलल बीम में। तो कन्वर्ज के लिए कौन यूज होगा भाई? कन्वर्जेंस के लिए हमारा कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर। हेडलाइट्स के केस में भी तो यही हो रहा है। हेडलाइट का मतलब क्या है कि हम चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि हमारी गाड़ी के सामने हमें रोशनी चाहिए है, कहीं और नहीं। हम कोई चलती फिरती भाई स्ट्रीट लाइट थोड़ी है, हमारी गाड़ियां चलती फिरती स्ट्रीट लाइट थोड़ी है कि हम चाहते हैं कि पूरी रोड पे जो है ना रोशनी फैल जाए। कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी रोड पे अगर रोशनी फैलानी है तो उसका काम होगा किसका? स्ट्रीट लाइट का या स्ट्रीट लैंप्स का। आपकी गाड़ी को क्या चाहिए है? आपकी गाड़ी को ये चाहिए है कि गाड़ी के सामने रोशनी हो जाए, ताकि आने जाने वाली गाड़ी के सामने जो कार हैं, जो भी ट्रैफिक है, जो भी गाड़ियां हैं, वो दिख जाएं। ये नहीं कि पूरी रोड जो है ना हम जगमगा दें। आई बात आपको समझ में? तो गाड़ी के केस में भी, हेडलाइट्स के केस में भी कौन सा मिरर यूज होगा? जो बल्ब लगे हुए हैं हेडलाइट्स के अंदर, उन बल्ब की रोशनी को वो कन्वर्ज कर दे कहाँ? एक पैरेलल बीम में। यानी कि गाड़ियों के केस में भी कौन यूज होगा भाई? हमारा कॉनकेव मिरर ही यूज होगा। आ रही है आपको बात समझ में? कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें टॉर्च की, अगर हम बात करें गाड़ियों के हेडलाइट की, दोनों में ही हमें क्या चाहिए होता है? एक पैरेलल बीम चाहिए होती है लाइट की। हम चाहते हैं कि जो बल्ब फिट है टॉर्च के अंदर, हेडलाइट्स के अंदर, उनसे निकलने वाली जो रोशनी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, हर जगह स्कैटर ना हो, डाइवर्ट ना हो, कन्वर्ज हो जाए। तो कन्वर्ज होने के लिए तो बच्चों हमें कन्वर्जिंग मिरर की ही रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए हमने क्या यूज किया है? कॉनकेव मिरर यूज किया है। बात अगर करें हम स्ट्रीट लाइट्स की या स्ट्रीट लैंप्स की, तो वहां क्या होता है? इसका रोल क्या होता है? जितना हो सके उतने मैक्सिमम रोड को रोशनी फैला देना। तो हम क्या चाह रहे हैं इस केस में, स्ट्रीट लैंप्स के केस में, कि स्ट्रीट लैंप में जो बल्ब लगे हैं उस बल्ब की रोशनी मैक्सिमम रोड में, मैक्सिमम रोड के एरिया में स्कैटर हो जाए, डाइवर्ज हो जाए। तो डाइवर्जेंस के लिए कौन सा यूज होगा? मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा, डाइवर्जिंग मिरर यूज होगा। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया हो। कॉनकेव मिरर क्या करता है? This is because concave mirror can produce powerful parallel beam of light when the light source is placed at their principal focus. अब जरा केसेस याद करके बताओ कॉनकेव मिरर के केस में कि कहाँ हमें पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही थी? जब आप रखते हो ऑब्जेक्ट को कहाँ? कॉनकेव मिरर के फोकस पे। जब फोकस पे रखोगे तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो जाएंगी? निकलेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, जिसके लिए हमने बोला था कि पैरेलल रेज भी कहीं जाकर के मिलती हैं। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इसके बाद तो क्या करना है? इसके बाद तो एक ही केस बचता था जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज देता था। कब? जब आप ऑब्जेक्ट को रखते थे पोल और फोकस के बीच में, तब डाइवर्जिंग मिलती थी, है ना? तब क्या कैसी मिलती थी इमेज? रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग मिलती थी। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए भाई? हेडलाइट्स में और टॉर्च के केस में हमें कन्वर्जिंग रेज चाहिए है, कि वो जो रेज हैं कुछ ऐसा मिरर यूज हो बल्ब के सामने, जिससे कि बल्ब से निकलने वाली रोशनी क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए एक पैरेलल बीम में। आई आपको बात समझ में? आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। अभी तो केवल फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट हमसे बोलता है कि साइड व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स लेंस यूज करा जाता है। कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो आपने बोला कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि जब हमें बेसिकली हम साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर का यूज करते क्यों हैं? कि हमें पता चल सके कि हमारी गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ियां हैं, हमारी गाड़ी के पीछे जो रोड है उसमें कितना ट्रैफिक है ना? इसीलिए तो हमें यूज करना पड़ता है। सपोज आप जा रहे हो सीधे सीधे, आपको राइट में टर्न लेना है, तो आप क्या करोगे? रियर व्यू मिरर में चेक करोगे कि भाई पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। पता चला हम मुड़ गए, पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दिया। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? साइड व्यू मिरर लगाते हैं, ताकि हमें पीछे की जो पूरा सीन है रोड का वो दिख जाए। अब अगर तो आपने क्या यूज कर लिया भाई? कॉनकेव मिरर यूज कर लिया। गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें अगर आपने कॉनकेव मिरर यूज कर लिया तो क्या होगा? आपको पता है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यानी कि आपको आपकी जो रोड की जो पीछे गाड़ियां हैं ना वो कैसी दिखेंगी? उल्टी दिखेंगी। वो भी कैसे? अगर बहुत दूर होगी गाड़ी तो वो कैसी दिखेगी? पॉइंट साइज दिखेगी, इन्वर्टेड। फिर जैसे जैसे गाड़ी पास आती जाएगी इमेज
इन्वर्टेड ही रहेगी, लेकिन उसका साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जब तक कि गाड़ी आपके रियर व्यू मिरर के कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ना आ जाए ना, तब तक उसकी इमेज शीशे में कैसी दिखेगी, इन्वर्टेड ही दिखेगी। जब पोल और फोकस के बीच में आ जाएगी तब जाकर के इरेक्ट दिखेगी, यानी कि गाड़ियां आपको सीधे दिखेंगी। इसके पहले क्या होगा, सारी गाड़ियां उल्टी उल्टी दिखाई देंगी। हो गई ना गड़बड़ बात, उल्टी आ रही है, उल्टी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और जब तक पोल और फोकस के बीच में आएगा तब तक तो भिड़ जाएंगी ना गाड़ियां। क्या फायदा हुआ कॉनकेव मिरर को लगाने का, कोई फायदा नहीं हुआ। बचा क्या हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने पढ़ा था 2 ही केस होते हैं, किस तरह की डायग्राम्स बनाता है ये, इमेजेस बनाता है। ऑब्जेक्ट को रखा है अगर इन्फिनिटी पे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो हमेशा ही बनानी है इसको, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो। दूसरी चीज डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है ना। अब आप बोलोगे कि मैं वर्चुअल और इरेक्ट तो प्लेन मिरर भी बना रहा था इमेज। हम शीशे के सामने, आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें हमारी इमेज जो है अपराइट दिखती है, सीधी दिखती है, उल्टे थोड़ी दिखाई देते हैं हम अपने आप को। बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उसकी खासियत क्या होती है बच्चों, कि जितना साइज होता है ना ऑब्जेक्ट का उतने ही साइज की इमेज बना देता है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, अगर हमने सपोज, चलो ठीक है आपकी अगर हम माने तो हमने प्लेन मिरर लगा दिया, जो साइड व्यू मिरर होता है गाड़ियों में उसमें हमने लगा दिया प्लेन मिरर। अब क्या होगा, उस प्लेन मिरर के सामने सपोज आपकी गाड़ी के पीछे क्या चल रहा है, एक ट्रक चल रहा है, उस ट्रक का एक नेम प्लेट है, एक नंबर प्लेट है। तो वो जो नंबर प्लेट है वो आ रही है कहाँ, आपका जो रियर व्यू मिरर है गाड़ी का उसमें जो है ना उसके सामने ट्रक की नंबर प्लेट आ रही है। तो ये जो प्लेन मिरर होगा ना महाशय, ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके साइड व्यू मिरर में उस ट्रक के नंबर प्लेट की ही इमेज बनाएगा। और अगर उस ट्रक का हेडलाइट आ रहा है प्लेन मिरर के सामने तो आपका जो प्लेन मिरर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस हेडलाइट की ही इमेज बनाएगा। अब आप बैठ के गैस करो कि भाई ये हेडलाइट किसकी हो सकती है, ट्रक की हो सकती है, कार की हो सकती है, बाइक की हो सकती है, स्कूटी की हो सकती है ना। गैस वर्क करते रहो, आप खेलते रहो, क्या फायदा हुआ प्लेन मिरर लगाने का भी। माना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो मिल रही थी हमें, लेकिन सेम साइज की मिल रही थी यार, पूरी की पूरी गाड़ी तो हमें दिख ही नहीं रही है। कॉन्वेक्स मिरर को फायदा क्या होता है लगाने का, 2 चीजें होती हैं। एक तो इमेज जो है वो कैसी हो जाती है, वर्चुअल इरेक्ट, यानी कि सीधी दिखती है, गाड़ियां जो पीछे चल रही होंगी वो सीधी दिखेंगी, साथ ही साथ छोटी दिखेंगी। छोटी दिखने का फायदा क्या है, जितनी भी गाड़ियां हैं आपकी गाड़ी के पीछे मैक्सिमम गाड़ियां आपको अपने साइड व्यू मिरर में दिख जाएंगी, यानी कि जो फील्ड है ना व्यू का वो बढ़ जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसकी लार्जेस्ट फील्ड होती है, किसकी, व्यू की। जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम पॉसिबल रोड आपकी गाड़ी के पीछे का आपको अपने साइड व्यू मिरर में दिख जाएगा। गाड़ियां छोटी छोटी दिखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि भाई पीछे गाड़ी, हमारी गाड़ी के पीछे बाइक है या ट्रक है या कार है। तो आई होप आपको कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं वो समझ में आया होगा साइड व्यू मिरर में। ठीक है, चलो अब थर्ड चीज क्या थी इस सवाल में, कि जो सोलर फर्नेस है उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं भाई, तो उसमें यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि सोलर फर्नेस करती क्या है, सोलर फर्नेस का काम ये होता है बच्चों, ये आपको दिख रही है एक बड़ी सी सोलर फर्नेस है, ये बेसिकली एक कमर्शियल लेवल पे कमर्शियल लेवल की है ये सोलर फर्नेस, जहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं सन से उनको कैप्चर किया जाता है। कैसे कैप्चर करते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट छोटे छोटे क्या कर देते हैं, कॉनकेव मिरर लगा देते हैं। अब आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर में जब इंसिडेंट रेज आती हैं कैसी, पैरेलल। ये मैं आपको हमेशा से चीज बताती आ रही हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे तो उससे निकलने वाली इंसिडेंट रेज कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी कि जो सन है वो भी कैसा है, बहुत दूर है इस सोलर फर्नेस से, कॉनकेव मिरर से। तो क्या होगा, सन से जो आ रही है रेडिएशन से वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, पैरेलल इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भाई, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब अगर आपके पास क्या है, एक सोलर कुकर है, तो इस सोलर कुकर को क्या कर दो, आप इस फोकस पे रख दो और उस कुकर में डाल दो जो भी खाने का मन है, खाना बन जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि देखो ना
इतनी सारी सोलर रेडिएशंस आ रही थी। सोलर रेडिएशंस मतलब क्या, बहुत सारी हीट। उन सभी हीट को क्या किया हमारे कॉनकेव मिरर ने, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला करके कन्वर्ज कर दिया, फोकस पे कन्वर्ज कर दिया, यानी कि इस फोकस पे बहुत सारी क्या है, हीट है। और इस हीट पे जब आप सोलर कुकर रखोगे तो क्या होगा, खाना बन जाएगा। ये सेम चीज फॉलो होती है कहाँ, जो हमारे घरों में टेलीविजन से जो जुड़ी होती है ना, डिश टीवी, डिश एंटीना, सेम चीज वहां फॉलो होती है। डिश एंटीना कैसी होती है, ये इस तरह की एक डिस्क लगी होती है और सामने एक माइक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स लगी होती हैं, ऊपर सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, उनसे निकल के आती हैं क्या, कुछ रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स ऑब्वियस सी बात है कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो ये डिश क्या करती है, इन सभी रेडियो वेव्स को ऑब्वियस सी बात है क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी। कन्वर्ज कहाँ करेगी, ये जो माइक जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है ना, उसे एक्चुअली हम रिसीवर बोलते हैं। तो कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज कर देगी इस रिसीवर पे। या आप बोल सकते हो कि ये जो डिश है ये क्या करती है, सैटेलाइट से आ रही रेडियो वेव्स को कन्वर्ज करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फोकस पे, और इसी फोकस पे रखा होता है क्या, रिसीवर या रिसेप्टर। तो ये रिसीवर रिसेप्टर क्या करता है, डिफरेंट रेडियो वेव्स को एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है। इसीलिए हम अपने घरों में आराम से बैठ के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के चैनल्स एंजॉय कर पाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हम सोलर फर्नेस में एक कॉनकेव मिरर का कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, जितनी भी सन से आ रही सोलर रेडिएशंस है, हीट है, उसको क्या कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फिर उन सोलर रेडिएशंस को, कन्वर्ज्ड सोलर रेडिएशंस को जहां भी यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो क्या होगा, जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी, कोई फायदा ही नहीं हुआ उनके आने का। अगर आपको सोलर रेडिएशंस को कलेक्ट करना है तो आपको कोई ऐसा मिरर लगाना पड़ेगा जो उन सभी रेडिएशंस को कन्वर्ज कर सके। तो कलेक्शन के लिए तो भैया कॉनकेव मिरर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will the lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. भाई ये क्या बात हुई, अगर आपने एक लेंस को आधा पार्ट, एक लेंस का आधा पार्ट अगर ब्लैक पेपर से कवर किया है तो क्या वो इमेज नहीं बनाएगा क्या? बिल्कुल बनाएगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है क्या, एक लेंस, इस लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। तो मैं भी क्या कर देती हूँ, ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का आधा पार्ट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उसको मैंने कवर कर दिया, किसके साथ, ब्लैक पेपर के साथ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं लेके आ रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कहाँ, 2f1 और f1 के बीच में। तो भाई देखो यूजुअली क्या होता है ना, बच्चे समझते हैं कि अच्छा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से मैम ने 2 रेज निकाली है और 2 रेज से ही क्या बन गई, इमेज बन गई। बच्चे ऐसा नहीं है। आपको समझाने के लिए कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है तो लेंस या मिरर से टकराने के बाद, लेंस में जाने के बाद, मिरर से टकराने के बाद उनका होता क्या है, उनका पाथ क्या होता है, कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ डाइवर्ज होती है, कहाँ कन्वर्ज होती है, ये सब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ 2 रेज लेते हैं। और 2 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 रिफ्लेक्टेड रेज या 2 रिफ्रैक्टेड रेज तो चाहिए ही है मिनिमम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड इमेज या रिफ्रैक्टेड इमेज मिलेंगी, रेज मिलेंगी, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 2 रेज तो लेते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही रेज निकलती हैं, रेज तो बहुत सारी निकलती हैं बच्चों। लेकिन उन इंसिडेंट रेज का पाथ समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 2 ही रेज निकालनी पड़ती हैं, 2 ही रेज के थ्रू आपको समझाना पड़ता है। वरना क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं पाओगे आप, कुछ समझ में नहीं आएगा, कहीं भी कहीं भी जा रही होगी, कैसे समझोगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रेज लेती हूँ। अब क्या हुआ,
ऊपर वाला जो पार्ट है कॉन्वेक्स लेंस का वो कवर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्लैक पेपर से कवर करके रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रे होगी जो कि इस कवर्ड पार्ट पर आएगी कॉन्वेक्स लेंस के, तो जब वो कवर्ड ही है तो फिर रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस ऑब्जेक्ट से रेज नीचे की तरफ नहीं आएंगी और जो नीचे वाला पार्ट है हमारे कॉन्वेक्स लेंस का उस तक नहीं पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचेंगी, कुछ इस तरीके से पहुंचती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज बन जाती है। आ रही है आपको बात समझ में? कभी भी बच्चों ये मत समझना कि मैम अगर सिर्फ 2 रेज बना रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेज 2 बना रही हैं तो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट से 2 ही निकलती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी रेज निकलती हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद उस इंसिडेंट रे का पाथ क्या होने वाला है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेज लेनी पड़ती हैं। इस ऑब्जेक्ट से भी क्या हो रहा है, कुछ रेज निकलेंगी जो कि लेंस के ऊपर वाले पार्ट के पास जाएंगी, कुछ रेज निकलेंगी जो कि नीचे वाले पार्ट के पास जाएंगी। ऊपर वाले पार्ट के पास जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक पेपर चढ़ा हुआ है लेंस के ऊपर तो रिफ्रैक्शन तो होने से रहा। लेकिन हाँ, जो रेज नीचे जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस के नीचे वाले पार्ट के पास जा रही हैं, वहां पे तो कोई पेपर नहीं है, वहां तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा और इमेज बन जाएगी। क्या बोल रहे हैं आंसर में? तो कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट even if its one half is covered with black paper. It can be understood by the following 2 cases. When the upper half of the lens is covered, a ray of light coming from the object will be refracted by the lower half of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form the image of the given object as shown in the above figure. ठीक है, ये हुआ क्या पहला केस जब हमने ऊपर वाले पार्ट को कवर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस जहां पे हमने लेंस का जो नीचे वाला पार्ट है उसको कवर किया है ब्लैक पेपर से। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि अगर नीचे वाला पार्ट कवर्ड है लेंस का लेकिन ऊपर वाला तो कवर्ड नहीं है, अनकवर्ड है, तो इंसिडेंट रेस क्या होंगी, इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, अपर वाले पार्ट से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बन जाएगी। जहां पे भी रिफ्रैक्टेड रेस मिल रही है वहां पे इमेज बन जाएगी। तो भाई आधा कवर्ड हो चाहे ना कवर्ड हो, इमेज तो कंप्लीट मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आधा कवर्ड है लेंस तो इमेज भी आधी मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं, पूरी इमेज मिलेगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। केस 2 हमसे क्या बोल रहा है, when the lower half of the lens is covered, in this case a ray of light coming from the object is refracted by the upper half of the lens. These rays meet the other side of the lens to form the image of the given object as shown in figure. आई होप ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है भाई, an object 5 सेंटीमीटर in length is held 25 सेंटीमीटर away from a converging lens. कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी खुद की उसकी साइज कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे हमें सब कुछ इमेज के बारे में पता करने के लिए बोला जा रहा है। एक कन्वर्जिंग लेंस से मतलब क्या, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, उसके सामने 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। तो हम क्या करते हैं, आपके पास u गिवन है, u कितना दिया गया है भाई 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल लगाऊंगी। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं उन सबका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि उन सबको हम मेजर कर रहे हैं कहाँ से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद में जो फोकल लेंथ है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, एक रियल पॉइंट होता है। कहाँ आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है, इसलिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास f गिवन है, हमारे पास u गिवन है, तो क्या हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते v कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v - 1/u। अब जो भी आप f और u की वैल्यू रखोगे बच्चों
उनके रिस्पेक्टिव साइंस के साथ ही रखिएगा, साइंस के साथ नहीं रखा तो क्या होगा, आंसर गलत आएगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v तो हमें निकालना ही है, तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/f प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। हमने क्या किया, u को हम ले आए LHS में। f कितना गिवन है भाई, f गिवन है 1/10 प्लस, ये प्लस कौन सा साइन है, फॉर्मूले का प्लस साइन है। u की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/-25, 1/-25, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/10 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 1/25। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, हम इसका ले लेते हैं एक कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से आएगा 250। तो 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आ जाए 250, तो आप बोला मैम 25, ठीक है, क्या हमने ऐड कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 25 माइनस, ये कौन सा साइन है, फॉर्मूला वाला साइन है, माइनस 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आ जाए हमारा 250, तो आप बोला मैम 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने कर दिया 10 मल्टीप्लाई। अब कितना आ जाएगा, 25 माइनस 10 कितना होता है, 15, 15/250, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, तो 3/50 कितना हो जाएगा, 3/50 है क्या, 3/50 है आपका 1/v, उसको उल्टा कर दो, यानी कि v कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी 50/3, जो कि किसके बराबर है भाई, 16.66 सेंटीमीटर के बराबर है। आई आपको बात समझ में। तो इमेज का डिस्टेंस कैसा आया भाई, इजी था ना, हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दी गई थी जिसका हमें फोकल लेंथ पता थी, हमें ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट को उससे कितने डिस्टेंस पे रखा गया था, v पूछा गया था, u और f गिवन था, तो हमने क्या करा, सिंपल लेंस फॉर्मूला लगा दिया और साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रख के ही लेंस फॉर्मूला में f और u की वैल्यू पुट करिएगा। फिर क्या हुआ, v की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3 यानी कि 16.66 सेंटीमीटर आ गई। तो इमेज की जो पोजीशन है वो तो हमने बता दी, ठीक है। अब साइज की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंसेज के लिए, अगर आपको याद हो तो m इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू v/u प्लस v/u आता है, मिरर के केस में माइनस v/u है, यहाँ पे प्लस v/u है। फिर क्या होगा, इमेज की हाइट आपको पता करनी है, ऑब्जेक्ट की कितनी दी गई है, 5 दी गई है, इमेज का डिस्टेंस आपको गिवन था, कितना गिवन था, अभी हमने निकाला था, कितना हुआ था 16.66, और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया क्या 25 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम ले जाते हैं कहाँ पे, RHS में, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो ये 5 5 25 हो जाएगा। तो इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, इमेज की हाइट आ जाएगी 16.66 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज की साइज भी आ गई, इमेज की पोजीशन भी आ गई, बचा क्या है, नेचर बचा है। तो देखो कैसी आ रही है साइज। अब एक यहाँ पे गौर करने वाली चीज है क्या, कि मैंने यहाँ पे साइन नहीं रखा, इमेज का जो डिस्टेंस है वो तो मुझे पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है, इसलिए मिरर के, इसलिए लेंस के कहाँ बन रही है, ऑपोजिट साइड पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है। लेकिन यू के साथ तो मुझे ये नेगेटिव साइन लगाना था ना, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन लगा दिया, इसलिए इमेज की हाइट किस में आई, नेगेटिव में आई, माइनस 16.66 डिवाइडेड बाय 5 आई। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन बता रहा है कि मेरी जो इमेज है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, यानी कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब क्या, तभी तो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो पोजीशन आपने बता दी कितनी आई, 16.66 सेंटीमीटर, कहाँ बन रही है, पॉजिटिव 16.66 सेंटीमीटर पे। ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव मतलब क्या, कि इमेज जो है वो लेंस के राइट हैंड साइड पे बनी होगी, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनी होगी। पोजीशन बता दी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या थी, साइज थी। साइज हमने कैसे निकाला, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है लेंसेज के लिए, वो क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू HI/HO, यानी कि इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू V/U,
ठीक है। v अपॉन यू होता है लेंस के केस में, माइनस v अपॉन यू होता है मिरर्स के केस में। अब यहाँ पे भी बच्चों जो मैं v और u की वैल्यू लिखूंगी उसको मुझे साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमको गिवन थी, कितनी थी, 5 सेंटीमीटर गिवन थी। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे, कभी नीचे तो रखोगे नहीं। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस अभी हमने निकाला है, कितना आया, पॉजिटिव 16.66 सेंटीमीटर आया है। इसे हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, हम डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस में आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, यानी कि नेगेटिव कितना, 25 सेंटीमीटर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो साइज है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। कितनी आएगी, माइनस 16.66 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसी बनी है बच्चों, इन्वर्टेड बनी है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तभी तो उसके साइज को आपने नेगेटिव वाई एक्सिस से मेजर किया है। तो पोजीशन पता चल गई, साइज पता चल गई और नेचर भी पता चल गया। नेचर भी कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड है। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब अगर आपको इस सवाल का आंसर चाहिए है तो पहला तो जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 16.66 सेंटीमीटर आ गया। इसको भी आप पूरे को कर सकते हो, क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करूंगी तो आप जो इमेज की जो हाइट आई है और उसके नेचर के बारे में जो दिया गया है उसका भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं फ्रेम से हट जाती हूँ, आप पहली वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आपने इस वाली स्क्रीन का आंसर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो दूसरा आंसर है जहाँ पे हमने इमेज की हाइट निकाली है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, कितना आएगा, तो 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो भाई आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे जो कि है क्वेश्चन 11। क्या है क्वेश्चन 11, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस लिया है हमने जिसकी फोकल लेंथ है कितनी, 15, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब देखो कॉन्केव लेंस लिया है इस बार, तो भाई हमको पता है कि कॉन्केव लेंस जो होता है उसका जो सबसे पहले जो फोकस होता है वो कैसा होता है बच्चों, नॉट रियल यानी कि वर्चुअल होता है। कहाँ आता है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे। लेंस और मिरर कुछ भी ले लो, कोई भी चीज अगर लेंस या मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जो भी ऑब्जेक्ट मिरर या लेंस के राइट हैंड साइड पे है यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्केव लेंस है बच्चों, इसका फोकस भी कैसा होता है, एक वर्चुअल पॉइंट है, नॉट रियल पॉइंट है, जो कहाँ आता है, लेंस के सामने आता है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में आता है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो भाई फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ भी हो जाएगी नेगेटिव, कितनी दी गई है, -15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में पूछा गया है इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाओ, ये क्या है, एक कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस क्या होता है बच्चों, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड में इमेज भी बनेगी। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, लेंस के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इमेज अगर वर्चुअल है तो कहाँ बनेगी, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगी। यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है बच्चों वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि इमेज बन रही है लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसका डिस्टेंस भी कितना आएगा, इसका आएगा -10 सेंटीमीटर। अब आपके पास एफ गिवन है, वी गिवन है, तो क्या आप यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बच्चों, आप निकालोगे लेंस फॉर्मूला का यूज करके। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। निकालना क्या है, 1/u निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, इसको ले आओगे कहाँ, आप LHS में, तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू, इसको ले आओ आप RHS में यानी कि 1/f को, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। 1/v कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये कितना हो जाएगा -1/10। फिर आएगा माइनस, ये वाला माइनस कौन सा है बच्चों, ये वाला माइनस है फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला है ना इसका नेगेटिव साइन है।
फिर हम रखेंगे 1/f की वैल्यू। 1/f की वैल्यू कितनी है भाई, -15 सेंटीमीटर। तो 1/-15 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 1/-10 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1/15। ठीक है, ले लो कॉमन फैक्टर, ले लो, कितना लेते हैं हम, चलो 150 ले लेते हैं। 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 150 आ जाए, तो आप बोला मैम 15 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमने ले लिया क्या, -15 प्लस 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 150 आ जाए, तो आप बोला कि मैम 10 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमने कर दिया 10 मल्टीप्लाई। अब ये कितना होगा, -15 प्लस 10, आप बोलोगे -5, बिल्कुल सही है। तो -5/150, ये क्या आ रहा है, 1/v आ रहा है। इसको हम घुमा देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू -150/5, ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये u की वैल्यू आ रही है, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -30 सेंटीमीटर। माइनस तो आने ही था, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहाँ रखते हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रखते हो, यानी कि लेंस और मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हो। तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, -30 सेंटीमीटर आ गया। अब जल्दी से इसका ले लो क्या आप स्क्रीनशॉट, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन के सामने से। तो ऑन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 एंड 1 ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगर नहीं ले पाए हो बच्चों तो वीडियो को पॉज करके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रे डायग्राम इसका ये रहा। ठीक है, कहाँ रखा हुआ था हमने ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कहाँ बनी, ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव लेंस लिया है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, उसके लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and the nature of the image. अब क्या लिया गया है भाई, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा गया है, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना कि मैंने u को माइनस क्यों लिया है, क्योंकि कई बार बता चुकी हूँ ऑब्जेक्ट को आप हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखोगे, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। दूसरी चीज क्या दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है। फोकल लेंथ कितनी दी गई है भाई, इसकी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ, जो फोकस है वो कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, पॉजिटिव होगी। पूछा क्या है, पोजीशन और नेचर पूछा है इमेज का, यानी कि सबसे पहले हमें निकालना होगा v। कैसे निकालेंगे v, हम लगा देंगे यहाँ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना। लेंस में v और u के बीच में माइनस आता है, मिरर में v और u के बीच में प्लस आता है। निकालना क्या है, हमें v निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/v कैसे निकालेंगे, f की वैल्यू रख देंगे, क्या है f की वैल्यू 15 माइनस, ये वाला माइनस कौन सा है बच्चों, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड माइनस 1/u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, -10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 1/10। ये कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ले लो, 15 और 10 हमने ले लिया 150, 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 150 आए, आप बोला मैम 10 ले लो। अब 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 150 आए, आप बोला मैम 15 ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 525 डिवाइडेड बाय 150। ये क्या आ रहा है, 1/v आ रहा है। अब एक काम करो, 1/v को आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25, ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है नेगेटिव, पॉजिटिव आया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, यानी कि लेंस के पीछे, लेंस के राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव आना ही था, कितना आया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करें, इमेज की पोजीशन तो पता चल गई, नेचर भी पता करना है। तो एक काम करो, आगे बढ़ने के पहले इसका फटाफट ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये क्या है, ये इमेज डिस्टेंस तक हमने सॉल्व करा है। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें नेचर निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
फिर से लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। वी की वैल्यू कितनी आई है? वी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 6, तो -6। ये माइनस वी का साइन नहीं है, इमेज डिस्टेंस का साइज नहीं है, ये साइन है फॉर्मूले वाला नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाय यू। यू की वैल्यू कितनी थी भाई? यू की वैल्यू गिवन थी -10। तो ये नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो गया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, कितना आ जाएगा? 0.6 मैग्निफिकेशन, ठीक है। 0.6 मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन कैसा है बच्चों? 1 से कम है। 1 से कम है मतलब क्या? इमेज कैसी बनेगी साइज में? ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और प्लस मैग्निफिकेशन का साइन यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आया है, यानी कि पॉजिटिव आया मतलब क्या? इमेज कहाँ बनेगी? राइट हैंड साइड में। जो लेंस है उसका जो राइट हैंड साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये वही बता रहा है, ठीक है। द इमेज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, द positive and value less than 1 of magnification indicates that the image formed is virtual, erect and diminished, ठीक है। डिमिनिश क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है, यानी कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी भाई? वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों। फटाफट से हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 आया है। मैग्निफिकेशन 1 का मैंने आपको केस समझाया था, कब होता है? जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी हो? बराबर हो। सपोज प्लेन मिरर के सामने, भाई प्लेन मिरर की तो ये प्रॉपर्टी ही होती है ना कि जिस साइज का आपने ऑब्जेक्ट रखा है प्लेन मिरर के सामने, उसी साइज की वो इमेज भी बना देगा। तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज, फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर के सामने जब आपने ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज है बच्चों वो भी कैसी बनेगी? 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। निकाल लो रेशियो, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आया क्या? m इज इक्वल्स टू 1। तो m इज इक्वल्स टू 1 क्या बताता है? द पॉजिटिव साइन मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि इमेज कैसी बन रही है? इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और जो मैग्निफिकेशन है वो 1 है। इसका मतलब क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज है कैसी? बराबर, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इजी था ये। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लिया है हमने, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। भाई सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस लिया है हमने, ठीक है। फोकल लेंथ यहाँ पे नहीं दी गई है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। कितना दिया गया है भाई? 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जरा दिमाग लगाओ, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ आएगा? मिरर के पीछे, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? r/2 होता है। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 डिवाइडेड बाय 2, तो f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है? ऑब्जेक्ट जो कि खुद है कितना? 5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो u भी कितना आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर। f गिवन है, u गिवन है, तो क्या हम सिंपली मिरर फॉर्मूला लगा करके v कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम v कैलकुलेट करेंगे बच्चों मिरर फॉर्मूला लगा करके, तो आएगा आंसर कितना? 8.57 सेंटीमीटर। कितना आएगा? पॉजिटिव 8.57 सेंटीमीटर। पॉजिटिव तो आना ही था, क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि मिरर कौन सा यूज्ड है यहाँ पे? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि मिरर के पीछे, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस तो आना ही था। अब क्या पूछा है? पोजीशन पता चल गई। अब हम बात करते हैं साइज की और नेचर की। इसके लिए हम क्या करते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मिरर के लिए कितना होता है? -v/u इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन थी भैया?
ऑब्जेक्ट की हाइट हमको दी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, माइनस इमेज का डिस्टेंस कितना आया है 8.57 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया था 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ लिखेंगे हम, साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे, यानी कि -20 इंटू यू को आप HO को आप वहां ले जाओ तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 4 20। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो कितना आएगा 2.14 सेंटीमीटर आएगा। कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है, ये क्या है, साइज है इमेज का। तो हाइट कितनी आई इमेज की 2.14 सेंटीमीटर आई। पॉजिटिव आई मतलब कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कॉन्वेक्स मिरर था भाई, पहले से पता था कॉन्वेक्स कैसी बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। तो साइज पता चल गया, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली दो चीजें लगती हैं भाई, एक मिरर फॉर्मूला लग गया, एक लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लग गया। मिरर फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मिरर फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करा v यानी कि इमेज डिस्टेंस। फिर हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया जिससे कि हमें साइज ऑफ इमेज पता चल गई, कितनी आई, पॉजिटिव 2.14 सेंटीमीटर, और नेचर तो हमको पता ही था। अब फटाफट से ले लो इस पूरे आंसर का एक स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 5। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर लिया है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। फोकल लेंथ कितनी दी गई है भाई, 18 दी गई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained, find the size and the nature of the image। सेम क्वेश्चन है भाई, कॉन्केव लेंस ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो, कॉन्वेक्स लेंस ले लो, बात तो एक ही है। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और इमेज डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर लेंस का केस है तो लेंस फॉर्मूला लगा देना, मिरर का केस है तो मिरर फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे भी हमको क्या दिया गया है, एक कॉन्केव मिरर दिया गया है, फोकल लेंथ उसकी कितनी दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है भाई कितनी, 18 सेंटीमीटर। और मैं माइनस लिखूंगी, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट का साइज HO कितना दिया गया है भाई, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है भाई, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया गया है कितना, -27 सेंटीमीटर। यू गिवन है, एफ गिवन है, फटाफट से लगा दो क्या, मिरर फॉर्मूला। कितना आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला लगा करके आंसर आएगा अपना -54 सेंटीमीटर। कितना आया इमेज का डिस्टेंस, -4 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है भाई, माइनस का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्केव मिरर ने जो इमेज बनाई है ना, वो इमेज कहाँ आ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है। कहाँ आ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है। अब क्या करेंगे, हमें पोजीशन पता करनी थी, साथ साथ में नेचर भी पता करना था, साइज भी पता करना था। तो हमने क्या किया, फिर से लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन था, कितना गिवन था भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर गिवन था। तो m इज इक्वल्स टू HI बाय HO इज इक्वल्स टू -V बाय U। माइनस क्यों, क्योंकि मिरर का केस है। इमेज की हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -V बाय U इंटू ऑब्जेक्ट की हाइट कर देंगे। V कितना आया है, V आया है -54 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन किसका होगा, फॉर्मूले का होगा। ब्रैकेट में लिखना -54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था मेरे हिसाब से, एक बार मुझे देखने दो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन था, 27 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे क्या आएगा, -27 सेंटीमीटर इंटू ऑब्जेक्ट का साइज कितना गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन था हमको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 7। ठीक है, अब इस पूरे को आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इमेज की हाइट आ जाएगी बच्चों -14 सेंटीमीटर। -14 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा बच्चों, कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। इमेज का साइज नेगेटिव आ रहा है, साइज नेगेटिव मतलब क्या, कि इमेज बन रही है इन्वर्टेड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे,
उसका साइज आप कहाँ से मेजर करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे। तो इमेज की पोजीशन कितनी आई, -54 सेंटीमीटर। इमेज का साइज कितना आया, -14 सेंटीमीटर। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा कि भाई नेगेटिव वैल्यू क्या बता रही है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड एंड रियल। फटाफट से इस पूरे आंसर का ले लो एक स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 5। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। भाई फोकल लेंथ कितनी दे रहा है, फोकल लेंथ निकाली है उस लेंस की जिसकी पावर कैसी है, -2D है। माइनस किस लेंस की आती है, दो ही लेंस तो पढ़े, एक पढ़ा हमने कॉन्वेक्स और एक हमने पढ़ा है कॉनकेव। माइनस पावर किसकी आती है, कॉनकेव लेंस की आती है। तो ये लेंस कैसा होगा भाई, कॉनकेव लेंस होगा। पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, P = 1/f। f कहाँ रखते हो भाई, f रखते हो मीटर्स में, और अगर सेंटीमीटर में रखने का शौक है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना 100/f। यहाँ पे f क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, फोकल लेंथ पूछी गई है तो फोकल लेंथ जो है हम निकाल देते हैं, f को ले जाते हैं LHS में, p को ले आते हैं RHS में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में लगा रहे हैं हम, तो 1/ कितनी दी गई है पावर, 2 दी गई है, -2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई -0.5 मीटर्स। ये जो आपकी फोकल लेंथ आ रही है बच्चों वो मीटर्स में आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया है। अब अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए कहाँ, सेंटीमीटर में, तो एक काम करो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। इजी था क्वेश्चन, है ना। पावर क्या होती है किसी भी लेंस की, उसकी एबिलिटी होती है लाइट, उस पे पड़ रही लाइट को कन्वर्ज करने की। जितना ज़्यादा कन्वर्जेंस होगा किसी लेंस का उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। कन्वर्जेंस ज़्यादा कब होगा, जब उस लेंस की फोकल लेंथ कब होगी, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर लेंस की बच्चों फोकल लेंथ कम है तो वो क्या कर पा रहा है, इंसिडेंट रेस को जो उस पर आ रही हैं उसको रिफ्रैक्शन के बाद जल्दी से बेंड करा पा रहा है और ज़्यादा बेंड करा रहा है। ठीक है, और वहीं अगर आपने कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ समझ लो 50 सेंटीमीटर है, तो उस पर पड़ रही इंसिडेंट रेस जो है ना कहीं दूर जा करके क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज तो बिल्कुल होंगी लेकिन 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कन्वर्ज होंगी, यानी कि लाइट की जो बेंडिंग है ना बच्चों वो कम हो जाएगी। तो कन्वर्जन ज़्यादा कब होगा, जब फोकल लेंथ होगी कम। तो फोकल लेंथ होगी कम तो पावर हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए पावर और फोकल लेंथ के बीच में होता है एक इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बड़ा इजी था, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी थी, पावर हमें गिवन थी। अब आज के इस सेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक लास्ट सवाल है। क्या है वो सवाल, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D, find the focal length of this lens, is the prescribed lens diverging or converging। जरा फोकल लेंथ, जरा पावर बताना कितनी दी गई है लेंस की, प्लस दी गई है। प्लस मतलब क्या होगा, दो ही लेंस पढ़े हैं हमने स्फेरिकल लेंसेज, एक हमने पढ़े हैं कॉन्वेक्स और एक पढ़े हमने कॉनकेव। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है, जो पावर है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है लेंस, उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि वो डेफिनेटली क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। पावर गिवन है तो आप, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, पावर गिवन है तो आप उस लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, रिलेशन आपको पता है, P = 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला है, जब f आप लोगे मीटर्स में, और अगर सेंटीमीटर्स में लेने का शौक है फोकल लेंथ तो आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P = 100/f। सेंटीमीटर में अगर आप लगाओगे तो 100/f ले लेना। ठीक है, सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, फोकल लेंथ आ जाएगी कितनी, 0.66 मीटर्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। इसी के साथ हमारी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। और सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, पूरा का पूरा चैप्टर भी हमने कर दिया है कंप्लीट। तो आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारा सेकेंड चैप्टर, क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल। So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.